गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात कर रहे हैं शिवाजी के बारे में। शिवाजी की व्यवस्था देखिए, आज उनकी प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं। शिवाजी की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वह मुगलों व दक्षिण राज्यों से प्रभावित थे। जो मुगलों की व्यवस्था आई या दक्षिण राज्यों में जो व्यवस्था थी उससे प्रभावित होते हुए जो स्थानीय स्तर पर व्यवस्था थी उसका सम्मिश्रण हमको प्रशासनिक व्यवस्था में देखने को मिलता है। केंद्र में शिवाजी थे, सभी स्रोतों के केंद्र बिंदु थे, वो सैनिक व्यवस्था हो, प्रशासनिक व्यवस्था हो, न्याय व्यवस्था हो या राजस्व व्यवस्था हो, किसी भी व्यवस्था के केंद्र बिंदु या अंतिम निर्णय करने वाले शिवाजी थे। इनकी सलाह के लिए या सहयोग के लिए मंत्री थे और उन मंत्रियों को 8 थे, इसलिए अष्ट प्रधान कहते थे। जो मंत्री थे 8 विभागों के प्रमुख थे, इसलिए उनको अष्ट प्रधान कहते हैं। शिवाजी की सलाह के लिए सहयोग के लिए थे, अंतिम निर्णय करने वाले शिवाजी होते थे। ये जो अष्ट प्रधान समूह था उसके नाम पंडित राव यानी धार्मिक कार्यों के लिए, न्यायाधीश था वह, सुमित राय विदेशी संबंधों को देखने वाला था, पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में माना जाता था, पंत सचिव पत्राचार व्यवस्था को देखने वाला था, आमत्य आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला था, वक्नविश वर्णिकार या विवरण लिखने वाला था, सर नौबत सेनापति था। इस प्रकार अपन देखें कि अनेक अनेक विभाग थे, अनेक विभागों में 8 प्रमुख थे और उन 8 प्रमुखों में जो प्रधान या जिसको आज के हम मंत्री कह सकते अष्ट प्रधान उनकी व्यवस्था थी। राष्ट्र को जो बांटा गया था उनको प्रांत कहा था, प्रांत को तरफ में बांटा गया, तरफ को मौजा में बांटा गया और मौजा को ग्राम में। सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, अनेक ग्राम मिलकर मौजा और अनेक मौजा मिलकर तरफ और अनेक तरफ मिलकर प्रांत और अनेक प्रांत मिलकर राष्ट्र का निर्माण होता था। तरफ स्तर पर जो प्रशासनिक व्यवस्था अपन को देखने को मिलती है उसमें फौजदार, मामलतदार और कारकुन होते थे। जो प्रशासनिक व्यवस्था या रेवेन्यू व्यवस्था जिसको राजस्व व्यवस्था कहते हैं वो देखते थे। स्थानीय स्तर पर देशमुख कुलकर्णी प्रमुख होते थे। ग्रामीण क्षेत्र पर जो स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था को देखने वाले, राजस्व वसूल करने वाले प्रमुख थे, उसमें देशमुख व कुलकर्णी कहा जाता था। इनके स्वराज को उन्होंने 3 भागों में बांट रखा था। साथ में उसके लिए एक विशिष्ट व्यक्ति की नियुक्ति उन्होंने की थी। दुर्गों की व्यवस्था करने के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली थी। जो उनका स्वराज था वास्तव में देखें तो उन्होंने इसको 3 भागों में बांट रखा था और उनके व्यवस्था करने के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के लिए अलग विशिष्ट व्यक्तियों की नियुक्ति होती थी। दुर्ग जो थे प्रशासनिक व्यवस्था, दक्षिणी राज्यों का आक्रमण होने की संभावना, मुगलों के लगातार आक्रमण होने की संभावना बनी रहती थी, विद्रोह की स्थिति बनी रहती। ऐसी स्थिति में शिवाजी ने जो दुर्गों की व्यवस्था था वह 3 स्तरीय की थी, 3 स्तर पर उसकी व्यवस्था थी। मराठा, ब्राह्मण और कुन्नड़ी, वो 3 ऐसे थे जो इनकी व्यवस्था को देखते थे। 200 सैनिकों से और ब्राह्मण प्रशासनिक 2 जो थे, मराठा कुन्नड़ी जो थे वो सैनिक व्यवस्था देखते थे, ब्राह्मण थे वो प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था की देखभाल करते थे। दुर्ग के लिए 3 स्तरीय थी, ब्राह्मण कुंडी सैनिक व्यवस्था और ब्राह्मण जो थे वो वास्तव में प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था देखते थे। सेना में स्थायी सेना बनाई गई थी। बारगी सैनिक राज्य के साजो सामान का निर्माण राज्य में होता था या बाहर से जो व्यवस्था आती थी उसको बारगी सैनिकों को राज्य के द्वारा साजो सामान दिया जाता, जिसमें हथियार या अन्य जो सामान था वो राज्य से उपलब्ध करवाया जाता था। जबकि शिल्पदारों को स्वयं की व्यवस्था करनी पड़ती थी सैनिक व्यवस्था के लिए। इसमें जो सैनिक व्यवस्था का निर्माण था या कैसे बनाया जाता, उसमें 25 व्यक्ति मिलकर उनके ऊपर एक हवलदार होता था। हवलदार 5 हवलदार मिलकर जुमला होते थे। 10 एक जुमला से लेकर 10 जुमला होते, वो 10 जुमलादार बनकर 1 हजारी होते थे और 1 हजारी के ऊपर 5 हजारी, 5 हजारी के ऊपर सर नौबत। इस प्रकार एक पूरी व्यवस्था थी पैदल सैनिकों की। एक टुकड़ी नाविक की हमेशा उनके साथ रहती थी, भिस्ती उनके साथ रहता था। नाविक सेना का कुछ
तैयार भी कर रखी थी। इस प्रकार देखिए कि नाविक व्यवस्था यहाँ महत्वपूर्ण परिवर्तन भारतीय इतिहास में देखने को मिलता है, क्योंकि इससे पहले इतनी बड़ी नाविक सेना भारत के पास नहीं थी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि समुद्र किनारा होने के कारण यहाँ पर नौसैनिक व्यवस्था भी अपन को देखने को मिलती है। राजस्व व्यवस्था में मलिक अंबर से प्रभावित थी। रस्सी की जगह उसने काठी का प्रयोग किया। 10 काठी का एक विषय माना गया। इस प्रकार उपज के आधार पर लगान वसूल किया जाता था, यानी जितना उत्पादन होता था उसके आधार पर लगान वसूल किया जाता था, जो वास्तव में उत्पादन का 33 से 40% होता था। 1679 में अनुजी दत्ते ने भू सर्वेक्षण करवाया तथा आय के साधन को बढ़ावा देने की कोशिश की। इनके अलावा सरदेशमुख व चौथ कर वसूल किए जाते थे। इस प्रकार देखें तो वास्तव में शिवाजी एक स्थानीय जागीरदार से धीरे धीरे महान सम्राट बने और महान मराठा साम्राज्य की उन्होंने स्थापना की। एक सवाल महत्वपूर्ण पूछा जाता है, वह पुरंदर की संधि के बारे में। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में जयसिंह की व्यक्तिगत कूटनीति की सफलता देखने को मिली, जिसमें शिवाजी को संधि के लिए विवश किया गया, जिसमें 4 लाख खून के 23 किले, मुगलों को सामान्य आय वाले 12 किले शिवाजी को मिले। यानी 23 किले जो थे वो मुगलों को मिले और 12 जो किले थे वो शिवाजी को मिले। शिवाजी द्वारा मुगलों की अधीनता स्वीकार करना तथा पुत्र संभाजी को पंच हजारी का मनसबदार बनाया गया। शिवाजी को क्षमा के बदले बीजापुर के विरुद्ध मुगलों की सहायता करना, कोंकण व बालाघाट की जागीरी बदले में किस्तों में 40 लाख खून मुगलों को देने की बात कही गई। इस प्रकार यहाँ पर देखें तो स्पष्ट रूप से शिवाजी की संधि करने के लिए मजबूर हुए या विवश हुए और उन्होंने संधि की और एक प्रकार से मुगलों की अधीनता स्वीकार की, पर ये लंबे समय तक नहीं रही। शिवाजी जानते थे कि कुछ समय के लिए इनको रोकना है, तो ऐसी स्थिति में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखनी थी। इसलिए उन्होंने जानबूझकर इस संधि की, जिससे व्यवस्था बनी रहे और बाद में शांति काल में अपनी स्थिति मजबूत करके वापस वह अपने साम्राज्य विस्तार कर पाए। इस प्रकार जो संधि थी पुरंदर की वो लंबे समय तक नहीं चली, पर इसके बारे में सवाल पूछा जाता है और इसको ध्यान में रखा जाए। थैंक यू ऑल ऑफ।